नूरुल और हान सीरीज के बारे में है और आज की इस वीडियो में इसके एपिसोड 9 का रिव्यू होगा और इस सीरीज के हवाले से कुछ अहम खबरें भी आप लोगों को दी जाएंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, लगता है कि सीरीज के राइटर्स शायद मेरी वीडियोस देखते हैं, तभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात कही थी कि लगता है कि राइटर्स भूल गए हैं कि हलीमा और हान की नहीं बल्कि अलाउद्दीन की सगी बहन है, क्योंकि अब तक इन दोनों का एक भी सीन नहीं दिखाया गया। तो 2 दिन बाद ही इस एपिसोड में इन दोनों का ये सीन आ गया और दोनों बहन भाइयों का ये सीन इतना अच्छा था कि राइटर्स ने अगली पिछली सारी कसर निकाल दी। इसके अलावा मलहून के किरदार पर जो नेगेटिव डस्ट डाल दी गई थी, राइटर्स ने वो झाड़नी शुरू कर दी है और साफ नजर आ रहा है कि कबीले में जो भी रियासत के खातिर कोई कुर्बानी देता है तो मलहून का रवैया उसके साथ अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर रियासत के मफाद से हटकर हो तो मलहून एक नहीं सुनती। मलहून का सोई हुई बच्चियों से बातें करना उसकी तबीयत के नरम पहलू को वाज़ेह करता है, लेकिन इसके साथ साथ राइटर्स को हमें यह भी बताना चाहिए कि पुराने काई कबीले में ऐसा क्या हुआ था कि बच्चियां मलहून खातून से दूर हो गई। इसके अलावा मलहून का ये जुमला कि चोट तब मारो जब लोहा गर्म हो, और इसके अलावा ये कि जो आज अपने बच्चों को तैयार नहीं करेगा वो कल को इन्हें खो देगा, तो ये इस एपिसोड के बेहतरीन डायलॉग्स थे। इसका मतलब ये है कि उस्मान और ओरहान आसानी से रातों रात हीरो नहीं बन गए थे, ये लोहे, सब्र और मेहनत के साथ ढाले गए थे और दुश्मन अपने हमले के लिए अगली सर्दियों का इंतजार नहीं करेगा। और नाज़रीन इकराम, इस सीरीज के लिहाज से यही बेहतर है कि ये सीरीज ओरहान बे के बारे में बनाई गई है, तो इसमें लव स्टोरीज के बजाय ओरहान बे की लाइफ और उनकी तारीखी शख्सियत को फोकस किया जाए। इसके अलावा उनका अपने बेटों से कैसा रिलेशन था और अपनी राया के साथ क्या मामला था और उस दौर के तारीखी वाकयात कौन कौन से थे, तो ये दिखाने की कोशिश की जाए। और वैसे तो इस सीरीज में ये दिखाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन ये दिखाने का अंदाज ऐसा है। और दूसरा ये कि लव स्टोरीज के सीन्स इतने ज्यादा हैं कि व्यूअर्स काम वाले सीन्स की तारीखी अहमियत को समझने में नाकाम हो जाते हैं और साइड प्लॉट्स में ही खोए रहते हैं। मिसाल के तौर पर इस एपिसोड में तुर्कों की कदीम जंगी हिकमत अमली जिसका नाम तोरान या हिलाल था, तो उसका जिक्र नहीं किया गया बल्कि हमें दिखाया गया। और मुझे स्क्रीन पर ये चंद दिनों के चांद जैसी जंगी हिकमत अमली और हान बे को इस्तेमाल करता देखकर बहुत एक्साइटमेंट फील हुई। ये वही जंगी हिकमत अमली थी जिसकी वजह से तुर्क बड़ी बड़ी जंगें कम तादाद के बावजूद जीतते आए थे। काला पत्थर दुश्मन को जाहिर करता है और सफेद पत्थर उस्मानियों को रिप्रेजेंट करता है, और इस टैक्टिक की तफसील इस सीन में शो की गई है। लेकिन इसमें स्ट्रिंग स्ट्रेचिंग का जो इजाफा किया गया है वो ओरहान बे का अपना टच है, जो उन्होंने इसमें दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने पर जोर दिया। तो मैं इस सीन के बारे में यही कहना चाहूंगी कि जब किसी सीरीज में तारीखी वाकयात खूबसूरती से लिखे जाते हैं तभी वो व्यूअर्स पर अपना असर छोड़ते हैं, लेकिन जब इसे दिखाने का अंदाज आम सा हो तो उस वाक़े की ओवरऑल वैल्यू खत्म हो जाती है। और यही इस सीन के हवाले से की गई सबसे बड़ी गलती है कि इतने अहम सीन को नहायत आम से अंदाज में दिखाया गया। इसके अलावा अगर ओरहान और फ्लेवियस का इत्तेहाद हो चुका है, जो कि कहानी का अहम टर्निंग पॉइंट है, तो इस इत्तेहाद की वजह से इनकी दुश्मनी की आग को कम नहीं होना चाहिए, वरना स्टोरी लाइन बोरिंग हो जाएगी। क्योंकि हमें यहाँ ये याद रखना चाहिए कि फ्लेवियस का किरदार तारीखी है, सिर्फ उसका नाम और वाकयात बदल दिए गए हैं। और इस एपिसोड में फिर से वो प्रॉब्लम नजर आई जो महमद बोजदैक के साथ है कि दुश्मनों की ताकत दिखाने का महमद बोजदैक के नजदीक सिर्फ यही तरीका है कि वो तुर्क कबीले को जला दें और लोगों को मार दें, या फिर उस्मान बे के घराने के किसी शख्स को अगवा कर लें। हालांकि दुश्मनों की ताकत दिखाने के लिए इससे मुख्तलिफ सिनेरियोस दिखाए जा सकते हैं जो सियासी हों, लेकिन वो तभी दिखाया जा सकता है अगर राइटर्स अपने दिमाग पर जोर दें। क्योंकि ओरहान बे जिस वजह से उस्मानी सरजमीनों को उस दौर में फैलाने में कामयाब रहे वो बाज़ंतीनियों की कमजोरियां थी, उनके अंदरूनी और मुआशी मसले थे, जिसकी वजह से ओरहान बे को मौका मिला। लेकिन ये सब दिखाने की जरूरत है कि उस दौर में बाज़ेंटियम में क्या हालात थे। लेकिन अच्छी बात इस सीरीज की ये है कि दुश्मनों की भरपूर ताकत दिखाई जा रही है और एक नुकसान ओरहान बे को पहुंचता है और फिर एक नुकसान ओरहान अपने दुश्मनों को देता है। एस्पोर्चा और नीलूफर के मामले में मैं यही कहूंगी कि नीलूफर में वार्मथ और मासूमियत है, जबकि एस्पोर्चा सख्त मिजाज और जिद्दी है। तो ये मुनासिब नहीं होगा कि एस्पोर्चा के साथ ओरहान की लव स्टोरी शुरू कर दी जाए, और वो भी इस मौके पर कि जब सीरीज में पहले ही कई लव स्टोरीज के सिनेरियो चल रहे हैं, यानी कि हलीमा और दुर्सुन और फातिमा और फ्लेवियस के, जिनमें से फातिमा और फ्लेवियस की स्टोरी मद्दाहों के नजदीक ज्यादा थ्रिलिंग है। और राइटर्स इन्हीं स्टोरीज को लेकर चले, ना कि एक ब्रांड न्यू लव स्टोरी लेकर आ जाएं। वैसे भी ओरहान बे ने अपनी तमाम शादियों में सिर्फ एक शादी अपनी पसंद से की थी और वो होलोफिरा से थी। लेकिन इस सीजन में नीलूफर के किरदार के साथ यही इशू है कि नीलूफर का रोल
اس کے ٹیلنٹ سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ ایک تاریخی سیریز کے لیے محاسن مرابط کا اورا ناکافی ہے، اور چونکہ محاسن کے پاس کسی تاریخی سیریز میں کام کرنے کا تجربہ بھی نہیں ہے تو کئی بار وہ اوور ایکٹنگ کر جاتی ہے جو کہ بڑا آکورڈ لگتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، اس بار ایپیسوڈ میں ایک بڑی عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ قرولش اورحان کی قسط نمبر 8 کے آخر میں یہ لکھا گیا تھا کہ اس سیریز کے ڈائریکٹر بلند اشبیلن ہے، جبکہ قسط نمبر 9 کے آخر میں یہ لکھا گیا ہے کہ احمد یلماز اس سیریز کے ڈائریکٹر ہیں۔ تو کیا احمد یلماز نے سلطان فاتح سیریز کی ڈائریکشن چھوڑ دی ہے اور وہ قرولش اورحان میں واپس آ گئے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ غلطی سے ہوا ہے، کیونکہ بلند اشبیلن ڈائریکشن کے معاملے میں اس سیریز کو بڑے اچھے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں، اور اس ڈائریکٹر کی جو خوبیاں سننے کو ملی ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹر اداکاروں کو سمپل سے الفاظ میں ڈائریکشن دیتا ہے، نہ کہ بول بول کر ان کا دماغ کھا جاتا ہے، بلکہ انہیں سمجھا کر سین کے بارے میں ایک اسپیسیفک فیلنگ دینے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اسی حساب سے اداکار پرفارم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، ڈائریکٹر کی ڈیوٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اداکاروں کے جذبات کے بہاؤ کو برقرار رکھتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹر کسی قسط کے واقعات کے حساب سے شوٹنگ نہیں کرتا، بلکہ آگے پیچھے کر کے ان سینز کی شوٹنگ ہوتی ہے اور پھر ویڈیو ایڈیٹر ان سینز کو آپس میں ترتیب سے جوڑ دیتا ہے۔ تو ڈائریکٹر کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اداکار کو یاد دلاتا ہے کہ پہلے اس سین میں کیا ہو رہا تھا اور اب کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے اگر کسی سین کے 2 حصے ہوتے ہیں تو اداکار اپنی پرفارمنس کو ڈائریکٹر کی مدد سے بیلنسڈ رکھتا ہے، اور یہ خوبی بھی اس سیریز میں نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس سیریز کے ویڈیو ایڈیٹر سے ریکویسٹ ہے کہ ایپیسوڈ کے سینز کو اچھے طریقے سے جوڑا کرے۔ یاد کریں کہ پچھلی قسط یعنی کہ قسط نمبر 8 میں جب فلیویوس اورحان کا سر اڑانے والا تھا تو ایک دم سے درمیان میں گونجا اور علاؤدین کا یہ سین آ گیا اور علاؤدین کو ہونے والی اولاد کی خوشخبری دے دی گئی۔ تو اورحان اور فلیویوس کے اتنے ٹینس سین میں کیا گونجا اور علاؤدین کے اس سین کو درمیان میں لانے کی تک بنتی تھی؟ تو ناظرین اکرام، کچھ خامیوں کے ساتھ قسط اوورآل اچھی تھی، لیکن اس قسط کی ریٹنگ پچھلی قسط سے کم ہو کر 4.27 ہو گئی۔ اس کی وجہ اب کی بار نیو ایئر اور کرسمس تھی، جس کی وجہ سے اس دن ریلیز ہونے والی باقی تمام ڈراما سیریز کی ریٹنگ بھی کم رہی۔ مثلاً اشرف رویا کی ریٹنگ 9.45 رہی، جبکہ صاحب سزلار کی ریٹنگ 5.41 رہی۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، نئی ایپیسوڈ کا کوئی بھی ٹریلر جاری نہیں کیا گیا، اور یہ ممکن ہے کہ نئے سال کی وجہ سے قسط نمبر 10 اگلے ہفتے ملتوی کر دی جائے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی